Namaskar students. Again I welcome you all to my channel. So students, in previous video we discussed about the powers and functions of the Lok Sabha, and now we will discuss about the powers and functions of the Rajya Sabha. So here we start. Powers and functions of the Rajya Sabha. It includes legislative powers, power to amend the constitution, financial powers, executive powers, miscellaneous powers, and the last but not the least, that is special powers. So, legislative powers. Students, we are very familiar with this term legislative. The legislative is all about to make the laws. Rajya Sabha have power to make laws in collaboration with Lok Sabha. यानी कि राज्यसभा के पास भी पावर है कि वो भी कानून बना सकती है, लेकिन किसके साथ? लोकसभा के साथ। यानी कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बना सकती है। Second one is both the Lok Sabha and Rajya Sabha are provided equal powers by the Constitution regarding non-financial bills. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नॉन फिनेंशियल बिल की हो रही है, यानी कि जो बिल मनी से रिलेटेड नहीं है, तो वो बिल राज्यसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकती है और लोकसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको इक्वल पावर दे रखी है इन एसोसिएशन विद नॉन फाइनेंशियल बिल्स, यानी कि नॉन फाइनेंशियल बिल को और लोकसभा और साथ साथ में राज्यसभा भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि इसमें किसी भी टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं है राज्यसभा के ऊपर। सो द सेकेंड वन इज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, बात किसकी हो रही है? संशोधन करने की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी कि यहाँ पे ये है कि राज्यसभा के पास भी वही पावर होती है जो कि लोकसभा के पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस राज्यसभा भी ला सकता है और लोकसभा भी। Second one is the bill for amendment cannot be passed if there is a disagreement between both the houses of the parliament. Here student देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, तो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए इसको कि अगर राज्यसभा एक एग्रीमेंट देती है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है, लेकिन लोकसभा डिसएग्री हो जाती है उनके उस संशोधन से, तो वो बिल पास, अमेंडमेंट का जो बिल है वो पास नहीं होगा, क्योंकि उसमें दोनों पार्टीज़ का ही हाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोनों पार्टीज़ में किसी एक पार्टी भी अगर उससे एग्री नहीं है उस बिल से अमेंडमेंट के, तो फिर वो बिल को आगे पास नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर राज्यसभा अमेंडमेंट करती है, अगर लोकसभा उसे फेवर कर उसका साथ देती है, तब भी उस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज उसका प्रोसेस को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। सो क्लियर स्टूडेंट्स? And the third one is financial powers. As per the provisions of Article 109, राज्यसभा के पास भी financial powers होती है, लेकिन राज्यसभा has a weak status as compared to लोकसभा in related with the financial powers. यानी कि जो financial power राज्यसभा के पास है, आर्टिकल 109 में ये बता रखा है कि राज्यसभा के पास financial power है, लेकिन राज्यसभा का जो स्टेटस है एज इन अ फिनेंशियल पावर वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू लोकसभा। यानी कि हमें पता है कि जो लोकसभा होती है वही मनी से रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है, ना कि राज्यसभा। ओके स्टूडेंट्स? सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा फर्स्ट, यानी कि लोकसभा ही मनी जो बिल है उसे इंट्रोड्यूस कर सकती है। और जब लोकसभा मनी बिल को पास कर देती है, उसके बाद वो किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा उस बिल को 14 दिन तक डिले कर सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि राज्यसभा कितने दिनों तक उस बिल को डिले कर सकती है? दैट इज 14 डेज ओनली, नॉट मोर देन 14 डेज, इट्स ओनली 14 डेज। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, राज्यसभा अपने सजेशन दे सकती है इस बिल से रिलेटेड कि कहाँ पे क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या नहीं, कि इसमें इस तरीके से अमेंडमेंट करो, लेकिन उनकी बातों, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये किस पे डिपेंड है? लोकसभा पे। और इस जो एक्सेप्ट किसकी मर्जी है, लोकसभा की जो मर्जी होती है इसमें, तो उसे क्या कहते हैं? सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ दी लोकसभा। यानी कि राज्यसभा अमेंडमेंट से रिलेटेड सजेशन देगी अपने, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि वो उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। सो क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द फोर्थ वन इज एग्जीक्यूटिव पावर्स. Students, we all know that. So the fourth one is executive powers. Students, we all know that we have a parliamentary system of government, right? So here the cabinet is only responsible to the purple house of the parliament. यानी कि हमारी जो कैबिनेट है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल है? किस पे रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट पे। यानी कि कैबिनेट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, बट मेनली वी कैन से दैट कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। हमने देखो पहले ही पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हम इस बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि जो कैबिनेट होती है वो
किस पे रिस्पॉन्सिबल होती है, मीन लोकसभा पे, लोकसभा पे, ठीक है। पार्लियामेंट पे तो बाद में, पहले वो किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल, किस पे रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा पे, ना कि राज्यसभा पे। देखो बच्चों, यहाँ पे जो राज्यसभा है वो क्रिटिसाइज कर सकती है, क्वेश्चनिंग कर सकती है। हम कहते हैं जो अपोजिशन वाले होते हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं रूलिंग पार्टी से, ठीक है। तो सेम यही है कि जो राज्यसभा होती है वो क्वेश्चनिंग कर सकती है मिनिस्टर्स से, ठीक, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकती है उनसे, उन्हें, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर बिल्कुल भी नहीं है कि वो मिनिस्टर्स को बाय यूजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत उनको उनकी पोजीशन से हटा सके। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो लोकसभा होती है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज़ कर सकती है और अपने मिनिस्टर्स को हटा सकती है उनकी पोजीशन से। लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर नहीं होती है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज़ करे और किसी भी मिनिस्टर को उनके पोस्ट से हटा दें, ठीक है। राज्यसभा के पास ये पावर ज़रूर है कि वो क्रिटिसाइज कर सकती है मिनिस्टर से, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकती है, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकती है। बस ये पावर ज़रूरी है कि राज्यसभा ये काम कर सकती है, लेकिन उनके पोजीशन से हटाने ये राज्यसभा के पास पावर नहीं है। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो द फिफ्थ वन इज मिसलेनियस पावर्स। बच्चों यहाँ पे जो मिसलेनियस पावर्स है ये हम इसमें 2 पार्ट्स में इसके हैं, तो हम इसे 2 तरीके से पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट वन इज इलेक्टो पावर, इलेक्शन से रिलेटेड पावर। हमने देखो प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं किसके, प्रेसिडेंट के। देखो बच्चों यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इलेक्टेड मेंबर्स की ही बात हो रही है, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की, ठीक है। यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये एक पावर है इलेक्शन से रिलेटेड राज्यसभा के पास। सेकेंड पावर ये है कि वो राज्यसभा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है लोकसभा के साथ मिलकर। यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो द नेक्स्ट वन इज इम्पीचमेंट पावर। इम्पीचमेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, हटाना, यानी कि उनकी पोजीशन से उनको, किसी को उनकी पोजीशन से हटाना। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो राज्यसभा होती है वो लोकसभा के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा सकती है बाय इम्पीचमेंट मोशन, ओके। एंड द सेकंड वन इज जो राज्यसभा होती है वो लोकसभा के साथ मिलकर जो जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन्हें भी उनकी पोजीशन से हटा सकती है बाय पासिंग इम्पीचमेंट मोशन। यानी कि जब दोनों सभा एग्री होती हैं, दोनों सभा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या प्रेसिडेंट हो, उन सबको इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू उनको उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज राज्यसभा इन कोलैबोरेशन विद द लोकसभा कैन पास अ प्रपोजल विद द मेजॉरिटी टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट, बट द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट गोज टू लोकसभा आफ्टर पासिंग इन राज्यसभा फर्स्ट। यहाँ पे देखो जब राज्यसभा और लोकसभा जब वाइस प्रेसिडेंट को उनके पोजीशन से हटाते हैं तो जो बिल जब उनके अगेंस्ट जब करते हैं तो वो पहले किस में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, राज्यसभा में। यानी कि राज्यसभा पहले एक प्रपोजल रखेगी कि उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाना है, उसके बाद फिर वो प्रपोजल किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास, और लोकसभा भी अगर इस पर एग्री होती है तो वो उसके बाद उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को भी उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। यानी कि पहले वो प्रपोजल कौन बनाएगा, राज्यसभा, फिर राज्यसभा उस प्रपोजल को किसके पास पास करेंगे, लोकसभा के पास, और लोकसभा अभी अगर इस पे एग्री होती है उनकी बातों से तो फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटना पड़ता है बाय इम्पीचमेंट मोशन। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड द लास्ट स्पेशल पावर्स। स्टूडेंट्स जिसके हम जानते हैं कि जो राज्यसभा होती है उनके पास स्पेशल 2 पावर होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, एक तो आर्टिकल 249 में उसके बारे में बता रखा है एंड आर्टिकल 312 में। तो जो आर्टिकल 249 है उसमें ये कहा गया कि राज्यसभा यानी किसी भी सब्जेक्ट को जो कि स्टेट लिस्ट में, देखो स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ पे 4 लिस्ट होती हैं, ठीक है। 4 लिस्ट कौन कौन सी हैं, यूनियन लिस्ट, सेकंड वन इज सब्जेक्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट एंड द फोर्थ वन इज रेजिडुअल लिस्ट। तो राज्यसभा के पास पावर होती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को जो कि स्टेट लिस्ट में है उसे एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उसे दे सकती है। और पहले राज्यसभा अपने खुद के 2/3 मेजॉरिटी उनके मेंबर्स की जो सपोर्ट के साथ उस सब्जेक्ट को एज अ डिस्कशन उसे बाहर रखेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, उसके बाद जाके वो उस सब्जेक्ट को एक नेशनल इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं, जो कि राज्यसभा को लगता है कि हाँ इस सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, तो वो अपने इस पावर का यूज़ करके उस सब्जेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, डिबेट करवा के या फिर उस पर चर्चाएँ करा के,
उसके बाद आती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312, यानी कि 312 जो आर्टिकल है उसके तहत ये कहा गया कि जो राज्यसभा होती है वो किसी भी ऑल इंडियन पब्लिक सर्विस को कंडक्ट करवा सकती है। इसके जो हमारे IAS RS जो भी आते हैं ये सब इसी के अंडर में आते हैं, ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस। तो वो किसी कोई भी यानी कि ऑफिस खुला देना, ठीक है, कोई भी और नई इंडियन पब्लिक सर्विस उसका ऑर्गेनाइजेशन करा देना, तो ये पावर किसके पास होती है? राज्यसभा के पास। So students, if you find my video useful, so please subscribe my channel, like the video, comment below it. If you find any of the queries, you can write it on the comment box. And yeah, stay at home, stay safe. If you will be safe, our country will be safe. Thank you.